तो यह था कि फिर तो आप आग के बिल्कुल पास ही बैठो। तो हालांकि उसके पीछे का भाव ये था कि अभी हम भौतिक दूरियों को ही दूरी मान के चल रहे हैं, भावात्मक दूरियां भी हैं और जिंदगी में वो भी बहुत मायने रखती हैं। तो वो भाव तो वो था, लेकिन बोलने में हम कह देते हैं कि इस पर ध्यान मत दो इतना, ये भौतिक दूरी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है संबंधों के मामलों में भावात्मक। तो जिस तरह से है ना, हम अभी हमारा अभ्यास है ना भौतिक दूरी को समझने में तो है, लेकिन भावात्मक दूरी भी हमारी जिंदगी में मायने रखती है। आप हम सब ये देखते ही हैं, तो भौतिक रूप में हम कितने भी पास हों, लेकिन एक दूसरे को स्वीकार्य नहीं होते हैं, तो हम भावात्मक रूप में दूर ही रहते हैं। और यदि हम एक दूसरे को स्वीकार्य होते हैं, तो भौतिक दूरी कितने भी हो, भावात्मक रूप में हम बहुत नजदीक होते हैं। तो वो इस तरह से मतलब वो भाव पूरा पहुंच जाता है। एक कभी कभी एक संदर्भ में है ना कोई चीज रखी जाती है, तो ये ध्यान रहे कि वो दूसरे संदर्भ में थोड़ा सा और हमें उसकी स्पष्टता रहे। जैसे कल हम अर्थ की बात कर रहे थे, तो अभी हम इकाई के संदर्भ में लेके चल रहे थे कि इकाई, हर इकाई ना 4 आयाम के साथ है। और हम आज थोड़ी सी बात करेंगे अवस्थाओं की, तो हम देखेंगे कि हर इकाई का ना रूप और गुण है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जैसे ही स्वभाव धर्म की बात करेंगे, तो एक अवस्था की सभी इकाइयों का स्वभाव और धर्म कॉमन। तो प्रकृति में यूनिकनेस भी है ना, और कॉमननेस भी है। तो स्वभाव और धर्म जो होता है वो एक अवस्था की सभी इकाइयों का समान होता है। रूप और गुण है वो भिन्न होता है। तो इकाई के आयाम 4 ही माने गए हैं, लेकिन जब आप समग्रता में देखने जाएंगे, तो इकाई जो है ना, उसमें निरंतर क्रियाशीलता जो दिख रही है हमें, तो क्रियाशीलता का आधार क्या है, तो ये हमारा ध्यान चला जाए कि इकाई व्यापक में संपृक्त है। ये उसका अपना एक 5वां आयाम है। तो इकाई पूरी दिखी, नहीं तो पूरी समझ में कैसे आएगी। रूप गुण स्वभाव धर्म के बाद भी यदि ये नहीं समझ पाए कि इकाई व्यापक में संपृक्त है और क्रियाशीलता का आधार व्यापक है, तो ये भी एक इकाई का आयाम है। हालांकि दर्शन में इकाई के 4 ही आयामों की बात की गई है, रूप गुण स्वभाव और धर्म। लेकिन ये तो है कि अस्तित्व से अस्तित्व है, हर इकाई सत्ता में संपृक्त है, इसलिए वो निरंतर क्रियाशील व्यवस्था के अर्थ में गतित प्रेरित। तो इसको भी कुछ प्रबोधक इस रूप में भी रखते हैं कि इस बात को कैसे रखें ताकि इकाई बिल्कुल पूरी दिखे। तो ये भी एक इकाई का ही एक पक्ष है कि वो सत्ता में संपृक्त होने से निरंतर क्रियाशील है। तो इसको 5वां आयाम भी कह सकते हो, या आपको लगता है कि आयाम शब्द कहने में दिक्कत आती है, तो आप इस स्थिति को कोई और नाम दे लो। इकाई को सहअस्तित्व में या संपृक्त रूप में देख पाना। हाँ, उनके साथ तो इन शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं है। उनके साथ कैसी भाषा का प्रयोग होगा, तो उनके साथ यही होगा कि आप ही बताएं, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं किसी चीज का क्या अर्थ है, तो हम उसका अर्थ बताते समय क्या बताते हैं, थोड़ा सोचने का मौका दो। फिर कुछ लोग बताएंगे, फिर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो भाई ये चीज है, किसी व्यक्ति को इसका पता नहीं है और आपने इस शब्द का प्रयोग तो कर दिया, और वो पूछे यार ये चीज क्या है, इसका मतलब क्या है आप जो कह रहे हो, तो आप उसका मतलब कैसे बताते हो। तो आप देखेंगे हम उस चीज के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। कुछ न कुछ क्या बताते हैं, उसका आकार बता देते हैं, उसका रंग बता देते हैं,
उसका रूप बता देते हैं ना, शेप और साइज अलग चीज है। फिर हम उसके कुछ गुण बता देते हैं। तो फाइनली हम कर क्या रहे हैं, उस इकाई के बारे में हम कुछ न कुछ बता रहे हैं। फिर उसका काम बता देते हैं, भैया चीज क्या काम आती है, तो इस रूप में हम उसका अर्थ बता रहे हैं। तो हम थोड़ा सा ये अलग रखें कि जो दर्शन की जो भाषा है ये तो हमारे लिए है, हमारी अपनी स्पष्टता है। अब इस स्पष्टता के साथ बच्चे से बात कर रहे हैं या वो व्यक्ति जो अभी दर्शन से परिचित नहीं है, तो वहां फिर हमारे एग्जाम्पल, हमारी भाषा वो बिल्कुल अलग होगी। लेकिन वो आप तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे जब आपकी अपनी स्पष्टता होगी, नहीं तो वो फिर क्या होगा, हम अटक जाएंगे। अब हमने जैसे पकड़ लिया कि 5 आयाम होते, और मान लीजिए व्यापक को भी वस्तु ही कहा गया दर्शन के हिसाब से, अभी मैं रख रहा हूं उसको, तो व्यापक वस्तु के तो 5 आयाम नहीं होते। तो पहले वस्तु शब्द को पकड़ना है, जो वास्तविकता को व्यक्त करे वो वस्तु। तो व्यापक से भी पारदर्शिता, व्यापकता, पारगामीयता व्यक्त होती है। देख पाने की क्षमता व्यक्ति में है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन ये व्यापक वस्तु के आयाम है, वास्तविकता ही व्यक्त होती है उससे, इसलिए व्यापक को भी वस्तु कह रहे हैं। अगला, कोई ये कह दे कि ये भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भाव क्या चीज है? क्या इसको भी कोई वास्तविकता कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं? फिर इसके आयाम क्या है? तो वहां पर वो संदर्भ जो था कि मीनिंग का मतलब किसी वास्तविकता के आयाम, वो लागू या नहीं होगा। व्यापक के लिए वो 5 आयाम नहीं निकल के आए, भाव के लिए आपके 4 आयाम निकल के नहीं आ रहे। तो वहां जब मीनिंग बताया जा रहा था, उस संदर्भ में हम इकाई के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो बता क्या रहे हैं, उसके आयाम ही बता रहे हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म ही बता रहे हैं। बोल चाल में हम रूप को, भाई उसका साइज है, शेप है, कलर है, ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। गुण शब्द पहले से ही प्रचलित है, इसलिए दिक्कत नहीं है। स्वभाव को हम उसकी उपयोगिता के रूप में बताते हैं कि भाई वो चीज क्या काम आती है, उसका पर्पज क्या है ना, इस रूप में इतना ही रखते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं जितना भी, वही उसका अर्थ है। तो फाइनली जब आप पर्पज की बात कर रहे हैं, तो वहां आप 2-3 शब्द आ रहे हैं। दर्शन के हिसाब से आप भाव भी कह सकते हैं, मौलिकता भी कह सकते हैं। तो उसमें मेन ये है कि उस चीज का प्रयोजन क्या है, उसमें रूप गुण शामिल है। तो मोटे तौर पे जब कभी भी अर्थ की बात आती है, तो किसी इकाई की मौलिकता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, यही उसका अर्थ है। अब इसी को वो भाव भी कहा गया कि कोई इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रही है, तो ये भागीदारी ही उसकी मौलिकता है, यही उसका भाव है और यही उसका मीनिंग है। तो मीनिंग को ना बोलचाल में हम केवल उसकी मौलिकता से, उसके प्रयोजन के साथ ही जोड़ते हैं और ये मान के चलते हैं कि रूप गुण उसके साथ है ही। लेकिन ये इकाई के संदर्भ में है। जब हम फिर भाव पे आ गए, भाव क्या चीज है, तो फिर ये इकाई की अपनी स्थितियां हैं। जैसे जब भी हम स्वभाव गति में, यानी कि हम आराम की स्थिति में होते हैं, तो हम ये अपने में देख पाते हैं और वो स्थिति हमें स्वीकार है। तो अपने अंदर की जो मन स्थिति है, आराम की स्थिति है, वो भी एक वास्तविकता है। और मन जब परेशान है, विचलित है, तो वो भी एक वास्तविकता है, क्योंकि वो दोनों हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर तो वो आपका 5 आयाम या 4 आयाम या 3 आयाम वाला ना, वो काम नहीं आ रहा मीनिंग। तो यहाँ आप बता पा रहे हैं कि एक इकाई की स्थिति कैसी है, उस स्थिति का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन उसका मीनिंग है कि जब भी कोई चीज हमें पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है, उस समय हम अपने अंदर देख पाते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा होता है।
हो क्या रहा है, उस समय हम थोड़े से असहज हैं, विचलित हैं, बड़ी बात है तो थोड़े से परेशान भी है। तो ये भी एक हमारी स्थिति होती है। जब कोई चीज हमें पसंद आती है, स्वीकार होती है, उन क्षणों में हम अपने अंदर देखते हैं कि अच्छा लगता है, उस समय मन परेशान नहीं है, स्थिर है, शांत है। तो ये भी एक स्थिति है। तो हम मन की स्थिति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन ही उसका मीनिंग है। तो थोड़ा सा संदर्भ के अनुसार हमें, है ना, बात करनी होगी। शब्दों का भी ध्यान, क्योंकि यहाँ दर्शन का शब्द बार बार शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि इसके माध्यम से हमें वास्तविकता स्पष्ट हो जाए। उसके बाद जैसे ही वो फैलेगा तो हम सही डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, उनके 5 आयाम हैं, जो अमूर्त वास्तविकताएं हैं, उसमें जो स्थिति है वो भी उसका अर्थ है। मतलब मोटे तौर पे वो जो अमूर्त है उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि एक तो व्यापक अमूर्त है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि एक इकाई के जो प्रभाव है, इकाई की जो स्थितियां हैं, है ना, इकाई जो है कोई भी सभी ओर से घिरी हुई कोई वास्तविकता है, रचना है, कोई पदार्थ है। तो उसकी अलग अलग स्थितियां, जैसे कोई चीज गर्म है, कोई ठंडी है। तो ये जो गर्माहट है, ये कोई इकाई से अलग वास्तविकता नहीं है। व्यापक में तो कोई किसी तरह का परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, बस उसमें तो केवल व्यापकता, पारदर्शिता, पारगामिता, यही वास्तविकता व्यक्त हो रही है, यही आयाम है। इकाई का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और व्यापक में संपृक्त। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे कि भाव क्या है, स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है, दबाव क्या है, तो ये तो व्यापक भी नहीं है और सभी ओर से घिरी वो इकाई भी नहीं है, और इन दोनों से अलग कोई तीसरी वास्तविकता भी नहीं है। ये क्या है फिर? ये कोई इकाई की स्थितियां हैं, या एक इकाई में कुछ होने की वजह से दूसरी इकाई में कुछ होता है। तो जिसको हम प्रभाव कह रहे हैं, दबाव कह रहे हैं, ये हो क्या रहा है, एक इकाई में कुछ होने से दूसरी इकाई अपने आप खुद कुछ स्वीकार रही है, उसमें वो कोई दबाव के रूप में है, कोई प्रभाव के रूप में है। तो वो दबाव और प्रभाव फिर क्या कोई तीसरी चीज है जो व्यापक भी नहीं, इकाई भी नहीं, इकाई की ही स्थिति है। इकाई का जैसे कंपन बढ़ गया, वही इकाई, तो हम कहेंगे क्या हो गया, ये गर्म है, ताप बढ़ गया। तो ताप जो है वो कोई इकाई से अलग चीज नहीं निकल के आ रही, इकाई की ही कोई स्थिति है, कंपन बढ़ा हुआ है। इस स्थिति को हमने क्या कहा कि इसका ताप बढ़ा, तो हम छूकर देखे तो कहा ये गर्म है। तो हुआ क्या, इसका प्रभाव हम तक आया, तो परस्परता में प्रभाव गुण है, तो इसका एक गुण है कि ये गर्म है। हो क्या रहा है, उसका कंपन बढ़ा हुआ है। कंपन किसका, उसी इकाई का। इस वास्तविकता को हमने नाम दे दिया ताप, इकाई के कंपन बढ़े हुए को। वास्तविकता की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इकाई या मूल वास्तविकताओं के अंदर ही होनी है। इकाई की ही स्थितियां और गतियों को हम प्रभाव और दबाव कह रहे हैं, स्थिति को हम भाव और स्वभाव कह रहे हैं। और ये भी सापेक्षता में काम करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट हम कहेंगे तो स्वभाव इकाई की स्थिति है, गुण गति है, लेकिन जैसे ही संदर्भ बदल गया तो धर्म है वो स्थिति है, स्वभाव उसकी गति है। लेकिन जब स्वभाव और गुण के संदर्भ में देखेंगे तो स्वभाव स्थिति है, गुण गति है। तो ये चीजें सापेक्षता में संदर्भ के अनुसार भी देखने पर अलग अलग, है ना, व्याख्यायित होती है। लेकिन हम टीचर्स के साथ क्या बात करेंगे, कितनी बात करेंगे, क्यों करेंगे, इसके पहले हमें स्पष्ट रहे कि हम चाह क्या रहे हैं। फिर अभी हमारे टीचर साथियों की अभी की पहले की स्थिति क्या है, पात्रता क्या है, आवश्यकता क्या है, ये इतनी चर्चा इतनी गहरी हम क्यों करें। हमारी अपनी स्पष्टता होगी
तो हम बातचीत के माध्यम से, क्वेश्चनिंग के माध्यम से डायरेक्शन दे पाएंगे, अटकेंगे नहीं। हमें वास्तविकता नहीं दिखेगी तो हम अटक जाएंगे। हमें वास्तविकता देखने के लिए दर्शन के शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। बिना दर्शन के शब्दों के प्रयोग से हमें वास्तविकता दिख जाएगी, संपृक्तता, व्यापकता, ये होगा नहीं। या तो फिर अलग से शब्द गढ़ो। तो ये हमारी मजबूरी है कि हम उस वास्तविकता को कैसे देख पाएंगे जो दिखाने वाले ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, हमारे लिए वही एक माध्यम है। हमारे को यदि वो दिख जाती है तो हम फिर जितना बन पड़ता है उतना कितना कुछ हिंट दे पाएंगे, वो एक अलग बात है। तो हमारा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि टीचर्स जो हैं उनका ये ध्यान चला जाए कि हमारे शिक्षण में या हमारी जिंदगी में वास्तविकताएं हैं वो प्रधान है, शब्द है वो माध्यम है। तो हम शब्दों से, है ना, आगे अर्थ और अर्थ से वास्तविकता की यात्रा है वो कर पाए, इसकी आवश्यकता महसूस हो। तो ये एक्सरसाइज किया था कि देखो शब्द है उसका कोई अर्थ होता है, अर्थ के मूल में कोई वास्तविकता होती है। तो हम कुछ उदाहरण लेकर के ये कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे हमारा ये आवश्यकता बन जाए कि जब भी कोई शब्दों का प्रयोग करे तो उसके अंदर ये आवश्यकता बन जाए कि यार ये इसके मूल में वास्तविकता क्या है। क्योंकि आत्मा परमात्मा को भी लेकर के लंबे समय से मानव जाति लेकर चली आ ही रही है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर पा रहा कि भाई ये चीज क्या है। चीज क्या है ये बताने में अभी नहीं स्पष्टता बन पा रही है। हमने बात किया ही था कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति बात करता हुआ सुनेगा तो जैसा उसको कभी ध्यान आया बोलता है कि वह परमात्मा तो हम सबके अंदर है, वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद दूसरे संदर्भ में कह रहा है ऊपर वाला ही जाने। अब वो अंदर से ऊपर बैठा दिया। जैसे ही आप उससे चर्चा करेंगे है कहाँ, परमात्मा तो कण कण में है, अब सब जगह भी बैठा दिया ऊपर से भी। तो इसका मतलब क्या है? शब्द तो है, वस्तु क्या है ये स्पष्ट है कि नहीं? यदि स्पष्ट होता तो ये तीन तरह से भाषाओं का प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही आत्मा शब्द को लेकर भी कोई विश्व आत्मा, हम सब एक ही आत्मा, और कुछ लोग आत्मा शब्द को कह रहे हैं कि वो एक प्रकाश ज्योति के रूप में, उसका कोई निश्चित स्थान भी बताया जाता है। कोई हृदय अवकाश में भी हमारे अंगूठे के आकार में, ऐसा भी हमारी परंपराओं में कई संदर्भ आते हैं। तो आप देखिए इस पर एक मत नहीं है मानव जाति। फिर जब संबंध की बात करते हैं आत्मा और परमात्मा तो किसी स्तर पे जाके एक ही वास्तविकता को ये कह रहे हैं। किसी किसी संप्रदायों में फिर आत्माएं अनेक भी चल रही हैं। तो मानव जाति अध्ययन नहीं कर पाई है उस वस्तु का जिन शब्दों से वो इंगित कराना चाह रही है, इसलिए वो इंगित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कुछ लोग इन वास्तविकताओं को बिल्कुल ही नकारे बैठे हैं। कुछ लोग जैसा है उससे भिन्न लेकर चल रहे हैं। अब उससे भिन्न लेकर चलने से हमारा वो जीना नहीं हो रहा है जो हम चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर को कर्ता पक्ष में, निर्माण करता, दृष्टा करता, भोक्ता यदि लेते हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी ईश्वर पर छोड़ दी गई कि भाई उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं है, हम सब तो कठपुतली है, माध्यम है। तो तर्क वाले लोग जो है इस पे तर्क उठाते हैं कि बुरे कर्म भी मेरे माध्यम से वही करवा रहा है और फिर सजा भी मुझे वही देगा, तो ये तो मजाक हो रहा है मेरे साथ। दूसरा, इतने अपराध ये हो रहे हैं और वो निरपेक्ष भाव में दृष्टा ही बना हुआ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं क्या करूं फिर उसका? मैं न्यायकारी, है ना, दयालु, करुणानिधि भी कहता रहूं,
और झेलता भी रहूं तो कितने समय तक चलेगा। तर्क वाले लोग हैं कि इस तरह के तर्क देने लग गए। तो तार्किक लोगों को उन्होंने बिल्कुल ही सच्चाइयों से अलग कर दिया। कुछ लोगों ने इसको इधर ले गए कि बस सोचो मत, समर्पित कर दो। अब वो समर्पित करने वालों की दुकानें चल रही हैं, कभी कभी धमाके होते हैं, समय समय पे वो आते हैं, फिर हमें लगता है कि ये ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। एजुकेट कैसे करें? एजुकेट करने के लिए आपके पास वस्तु का अध्ययन होना चाहिए। एजुकेट कैसे करोगे? तो एजुकेशन में ये जरूरी है कि जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द कोई वास्तविकता को इंगित कर रहे हैं और हमारा जीना वास्तविकता के साथ होता है। इसका एक दो हम एग्जाम्पल लिया था। जैसे भौतिक वास्तविकताएं हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। खाना या पानी शब्दों का प्रयोग करने से हमारी भूख प्यास पूरा नहीं हो, मिटती नहीं है। पानी और खाना जो वस्तु है उससे है। ऐसे ही जो सम्मान है, स्नेह है, विश्वास है, ये शब्द भी है और कोई वास्तविकता भी है। तो केवल शब्दों का प्रयोग करने से, शब्दों को दोहराने से हमारे अंदर की जो तृप्ति है, प्यास है, तृप्ति प्यास नहीं मिट पाती है। ये भी कोई वास्तविकता है। आप कुछ एग्जाम्पल देख ही सकते हैं। जिन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझते हो, अच्छे से कर पाते हो, ऐसा कभी अवसर आता है तो आपके अंदर डर होता है कि विश्वास, तो ध्यान जाएगा। तो ये भी एक वास्तविकता है। तो वो जीना किसके साथ हुआ? विश्वास रूपी वास्तविकता के साथ। और यदि किसी में विश्वास नहीं है और केवल शब्दों का प्रयोग करे, विश्वास करो, मुझे पूरा विश्वास है, वो केवल शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो वो काम नहीं चलेगा। विश्वास भी कोई वास्तविकता है। वो भी किसी प्रक्रिया के माध्यम से, समझने के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से हम उस वास्तविकता के साथ हो पाते हैं। तो ऐसे हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। इतना ध्यान दिलाना हमारा उद्देश्य था। जी मंजीत भाई। देते हम गहराई में उतरे तो पहले हमें खुद को ये अध्ययन करना पड़ेगा कि हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि तैयारी हमारी क्या हो। कि एक तो पहले परंपरा में कर्म फल का सिद्धांत क्या बताया गया है, कहाँ कहाँ रेफरेंसेस हैं, नहीं डील करने उन्हीं लोगों से जिनसे बात करेंगे उसकी तैयारी ये है। नहीं तो हम ये ईमानदारी से कह पाएंगे कि भाई मेरा इस पे अध्ययन नहीं है, आप कैसे देखते हो। तो एक तो पहले से कर्म फल सिद्धांत जो है एक्चुअल में क्या कहा गया है वो समझें। मध्यस्थ दर्शन में इसको किस स्वरूप में देखा है वो समझें। अब इन दोनों के बाद, हमारी स्पष्टता के बाद, अब हम उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। पहला मैं उसी संदर्भ में ही कह रहा हूँ, कर्म फल का सिद्धांत क्या है आप बताइए पहले, तब मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। परंपरा में कर्म फल का सिद्धांत क्या बताया गया है? ठीक है, हाँ, कर्म फल तो वहीं से आ रहा है। मध्यस्थ दर्शन में कर्म फल सिद्धांत है ही नहीं। कर्म फल सिद्धांत नहीं है। देखो, एक जागृत मानव जीवन है, फाइनली जागृत तो, लेकिन सशरीर है, इसलिए हम उसको मानव के संदर्भ में देखेंगे तो चीजें पूरी दिखे। उसका शरीर जो है वो उन्हीं भौतिक नियमों के आधार पे काम करेगा जो एक भ्रमित व्यक्ति है। यदि कोई जहरीली गैस वहां पर होगी तो भ्रमित व्यक्ति और जागृत व्यक्ति दोनों का शरीर
एक समान नियम से काम करेंगे। अब यहाँ पर ये लागू नहीं है कि ये बुरा कर्म करने वाला था, ये तो अच्छा कर्म करने वाला था। ऐसे ही छोटा बच्चा पैदा हुआ, यदि कोई ऐसी दवाई का इफेक्ट, ऐसा कोई बीमारी शरीर में हुई, तो वो जागृत तो अभी नहीं है बच्चा, लेकिन जो जीवन है वो काफी संस्कारवान है। पहले की यात्रा में, बहुत पुण्य आत्मा कहो पहले की भाषा में, उसके शरीर पर भी चाहे वो कितना ही पुण्य वाला जीवन रहा हो, यदि कोई उस वातावरण में कोई वायरस अटैक करेगा तो वो जो शरीर पर काम करेगा वायरस, वो वही करेगा जो बहुत पापी का शरीर है। तो हमें ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि भौतिक शरीर और रासायनिक भौतिक संसार, ये भौतिक रासायनिक नियमों से चलता है। चैतन्य संसार चैतन्य नियमों से चलता है। हाँ, इसका एक फर्क भी है, चैतन्यता का प्रभाव इस शरीर पर आता है, वो भी एक फर्क है। भ्रमित का ज्यादा आता है, थोड़ा सा व्यक्ति संस्कारवान है तो उसका एक अलग फर्क होगा ही, छोटी सी घटनाओं में है ना, उस पर कम प्रभाव होता है तो उसकी इम्यूनिटी जल्दी डाउन नहीं जाती। भ्रमित है, भय के साथ है, इम्यूनिटी सोच विचार है ना, चिंता वाले ये वाले ज्यादा जल्दी जाएगी तो शरीर पे थोड़ा ज्यादा असर हो जाएगा। वो एक थोड़ा कनेक्शन है, अदरवाइज वहां कनेक्शन है ही नहीं। जो हवन करते हैं भौतिक वस्तु का प्रभाव भौतिक पर पड़ेगा। अब जीवन परमाणु चैतन्य हो गया, हाँ भौतिक ही पहले, तो क्या उससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है? तो चैतन्य हो गया वो भौतिक रहा नहीं, तो भौतिक का प्रभाव भौतिक पर पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भौतिक का प्रभाव चैतन्य पे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चैतन्य का प्रभाव भौतिक पर होता है, इसका प्रमाण ये है कि हम जैसा सोचते हैं, सोचने के अनुसार शरीर पर प्रभाव आते हैं। इसके साफ साफ ये एग्जाम्पल है, कुछ घटनाओं का किसी को मैसेज मिलता है, वो सुनते ही हार्ट अटैक होते हुए देखा गया। कोई घटना का जिक्र हुआ, डर की वजह से लोगों का पेट खराब होते देखा जाता है। तो ये तो एविडेंस है कि सोच विचार का या एक चैतन्य शक्तियों का प्रभाव भौतिक रासायनिक संसार पे आ रहा है। अब इसका उल्टा देख ले, क्या भौतिक रासायनिक संसार का प्रभाव चैतन्य पे जाता है? तो हमारा ये ध्यान रहे, चैतन्य की अलग अलग स्थितियां हैं। चैतन्य इकाई मानने के आधार पे काम करती है। तो यदि शरीर में कोई तकलीफ हो गई, इकाई ने माना हुआ है कि मैं ये शरीर हूं, और शरीर में हो गई तकलीफ, इकाई ने मान लिया मेरे तकलीफ हो गई, मानने के आधार पे वो प्रभाव उसका काम कर गया। तो भ्रमित चैतन्य इकाई पर भौतिकता का प्रभाव आता है। आता क्या है? वो खुद स्वीकारती है। जैसे ही चैतन्य इकाई जागृत हो गई, अब उसके हाथ में आ गया, अस्तित्व की कोई घटना, कोई प्रभाव उसको छूता तक नहीं है, क्योंकि फाइनली स्वीकारना उसी को होता है। अब उसको पता हो गया, इसलिए चाहे हाइड्रोजन बम फोड़ते रहो, शरीर के टुकड़े करते रहो, धरती को सूरज बनाते रहो, सारा खेल उसके स्वीकारने पे है, और वो पूरी जागृत है, उसको पूरा पता है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। भ्रमित होने पर इकाई चूंकि स्वयं स्वीकार लेती है, इसलिए भौतिक रासायनिक का प्रभाव चैतन्य पे होता है। इस तरह की एक स्थिति है। बाकी आगे और बात कर सकते हैं, कोई प्रश्न बनेगा तो। मानने की क्रिया जो शुद्धिकरण के लिए जो भी डाला, क्या उसकी वजह से वो प्रभावित हुआ? मानना तो चैतन्य पर हो गया, मान लिया तो प्रभाव हुआ कि नहीं? यदि ये मैं मानता हूं कि ये हवन करने से
एक तो वातावरण शुद्ध होगा, बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह कुछ मरेंगे, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा, ऐसा करने से मेरे अंदर अच्छे भाव लाने का अभ्यास होगा, वातावरण में भी एक प्रभाव बनेगा कि हवन है भाई, अच्छे विचार रखो, नाना धोना सफाई रखो। तो ये सारा का सारा जो वातावरण हो रहा है, इसको चूंकि मैं मानने के आधार पे चलने वाली इकाई हूं, तो उसका प्रभाव मानने के आधार पे हो ही रहा है उस पर। वातावरण शुद्धि कार्यक्रम एक है, लेकिन चित्त शुद्धि कार्यक्रम दूसरी चीज है। मानने से हो रहा है। यदि मैं मान रहा हूं कि हवन करने से मतलब अच्छे ख्याल लाने, बुरे ख्याल नहीं लाने हैं, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लगने, तो वो एक ऐसा माहौल बना, उससे उसने ऐसा माना, मानने से हो रहा है, उसका वैसे जाके कुछ घुस नहीं रहा, धक्का नहीं दे रहा। चैतन्य इकाई में 61 अंश है, एक भी कम नहीं होता, एक भी बढ़ता नहीं है, इसलिए सारे के सारे प्रभाव तो आप देखोगे जड़ में भी आना जाना कुछ नहीं होता है। एक कंपन हुआ किसी परमाणु में, दूसरे में हुआ। अब परमाणु अकेला नहीं रहता तो हम अणु बोलते हैं, अणु का कंपन हुआ दूसरे में, तो कुछ भी निकल के इधर नहीं जा रहा। वहां भी एक निश्चित दूरी पर इकाई स्वयं पहचान के निर्वाह कर रही है। व्यवस्था के अर्थ में क्या कर रही है? कंपन ही बदल रहे हैं, गतियां ही तो है। तो ऐसे ही आना जाना कुछ नहीं होता, तो भौतिक से चैतन्य में भी जाना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो स्वीकार रही है। स्वीकारना ही उसका प्रभाव, कह रहे हैं प्रभाव पड़ गया जी। ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं, हाँ। अणुओं का, परमाणुओं का या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता? आप बताइए होता है कि नहीं होता? ऐसा लगता तो है। मैं क्या स्ट्रक्चर बदल जाती है अणुओं की? जब वो गर्म होता है कोई पर्टिकुलर एक मटेरियल, तो गर्मी से उसकी स्ट्रक्चर बदलती है या कंपन बदलता है? नहीं, जैसे रासायनिक क्रिया की बात करें, जैसे वो तो एक अलग बात है। रासायनिक क्रियाओं में जब आप कह रहे हैं कि कोई दो परमाणु अपने आचरण को छोड़ के एक संयुक्त आचरण अपना रहे हैं, है ना, तो वहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। किस में? वो तो फिर एक परमाणु दूसरी प्रजाति का परमाणु भी बनता है, वो तो प्रक्रिया ही अलग होगी। दूसरी प्रजाति का परमाणु बनना वो तो एक अलग बात। मैं कह रहा हूं जब कंपन कोई चीज को गर्म कर दिया, तो आप और हम कहते ही हैं कि माध्यम के कण जो होते हैं, है ना, उनमें ही कंपन हुआ। अब होगा क्या? वो पास वाला माध्यम का कण है, उसमें कंपन होगा। हमारा ये प्रश्न है कि क्या इसमें से कुछ निकल के गया या गया नहीं? तो इसका मतलब प्रभाव जो जा रहा है आगे, उसमें क्या कोई भौतिक चीज निकल के जा रही है क्या? तो फिर ये हो क्या रहा है? एक में कंपन होने पर दूसरे में हुआ, तो इसका मतलब इसने स्वयं स्वीकारा, परस्परता में निकल के नहीं जा रहा है। एक आदमी गुस्सा आया, उसको देख के दूसरा भी गुस्सा आया तो उसने स्वीकार लिया, और तीसरे ने नहीं स्वीकारा, उसने सोचा यार ये थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, उस पे प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये निकल के आने जाना नहीं होता है। एक और बात है वैसे ये, क्योंकि अभी साइंस में यही माना गया है कि वो उसको जोड़ नहीं पा रहे। फाइनली वो ग्रेविटोन, ग्लूऑन उन वहां तक जा रहे हैं कि कुछ तो है जो या तो जोड़े रखता है या निकल निकल के जाता रहता है, नहीं तो वो इंटरेक्शन कैसे होगा, ये ध्यान ही नहीं जा रहा कि अस्तित्व में पहचान कर निर्वाह करने का डिजाइन है। सूक्ष्म स्तर पे बिना कुछ आए जाए, एक में कुछ होने पर दूसरे में कुछ होता है। एक निश्चित दूरी पर इकाई प्रतिबिंबन विधि से स्वयं पहचान के निर्वाह कर रही है। ये कोर डिजाइन है एग्जिस्टेंस का। अब इधर ध्यान नहीं गया, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। ग्रेविटी एक्सप्लेन नहीं हो रही है ना। तो पहले अलग तरह से था, हर चीज खींचती है, फिर स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व माना गया कि उसके झुकाव से हो रहा है। उसके बाद अलग हाइपोथेसिस लाया कि कोई ग्रेविटोन है जो कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्रेविटी एक्सप्लेन नहीं हो रही है कि ये आपस में चीजें एक दूसरे के पास आ कैसे रही है बिना किसी रस्सी के बांध के। पकड़ में आया? जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, एक निश्चित दूरी पर प्रतिबिंबन विधि से
इकाइयां परस्परता में पहचानती है, व्यवस्था के अर्थ में निर्वाह करती हैं, व्यापक में संपृक्त होने से वो व्यवस्था के अर्थ में गतित है, प्रेरित है, और निश्चित दूरी पर वो पहचान के निर्वाह कर रही है। प्रतिबिंबन से पहचान है, कंपन से निर्वाह है। आप इसको थोड़ा सा यदि ठीक से देख लोगे तो गदगद होंगे, पूरा अस्तित्व का डिजाइन कैसे काम कर रहा है। स्थूल स्तर पर कुछ चीजों का लेना देना भी होगा, लेकिन आप देखेंगे ना फंडामेंटल लेवल पे एटम और मॉलिक्यूल, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम दूसरी प्रजाति का बनेगा तब लेना देना होगा, लेकिन बहुत से क्रियाकलाप ये प्रभाव वाले हैं, वहां लेना देना नहीं हो रहा। जैसे विद्युत है, ध्वनि है, ताप है, जो ये मूल सापेक्ष शक्तियां हैं, इसमें लेना देना नहीं होता है। विद्युत में भी कंपनी प्रभाव वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है। आकर्षण बढ़िया जी। भौतिक का जो प्रभाव है ना, हाँ उसकी सोच बड़ी सही है। हाँ करो क्रिया तो तीन ही है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। हाँ, और जीवन क्रिया भौतिक रासायनिक एक और होने के बाद ही होती है। तो केवल जब आदमी संज्ञानशीलता हो जाएगा तो व्यक्ति तो फिर भी मुझे भौतिक शरीर ही चाहिए ना, मतलब वो बस उस संवेदनाओं का सही अर्थ में प्रयोग करने लगेगा। और भ्रमित स्थिति में जो प्रभाव हम कह रहे हैं ना भौतिक क्रियाओं का, वो हमने अधिमूल्य कर रखा था, और वैल्यू कर रखा था, बस वो और वैल्यू खत्म होकर राइट वैल्यू उसकी आ जाएगी। तो प्रभाव राइट वैल्यू के रूप में भौतिक रासायनिक का रहेगा ही, मतलब राइट वैल्यू की पहचान के रूप में रहेगा। क्योंकि फिर संज्ञानशीलता तो यही है कि संवेदनाएं अपने अर्थ में आ गई, जैसे हमें 5 इंद्रियां मिली है तो वो इस अर्थ में मिली है, उनका ये हो गया। हाँ बढ़िया। तो ये स्पष्ट रहे कि चैतन्य का भौतिक पर प्रभाव, मतलब शरीर पर प्रभाव भ्रमित में भी रहता ही है, जागृत में भी रहता ही है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही प्रमाणित करना है। लेकिन भौतिक रासायनिक क्रिया का प्रभाव क्या जीवन क्रिया पर भी रहता है? रहता है। भ्रमित में तो रहता ही है, जागृति के बाद अधिकार आ जाता है कि कौन से प्रभाव को स्वीकारना या नहीं। ये अधिकार आ जा, उस स्थिति में हम कह रहे हैं कि उस स्थिति में भौतिक रासायनिक का प्रभाव चैतन्य खुद तय करता है स्वीकारना है कि नहीं स्वीकारना, इतना अधिकार है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो जितना भी हमारा ग्रह नक्षत्र किसी एक स्थिति में आते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव धरती के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आता है, तो उस दौरान जन्म के समय है, खान पान का है, उसका प्रभाव पड़ेगा, जिसको ज्योतिष के माध्यम से पहचाना गया है। लेकिन आप देखिएगा, चूंकि व्यक्ति अभी स्वयं को शरीर मानता है, तो जो शरीर पे प्रभाव आते हैं उनको वो स्वयं पर स्वीकार लेता है, इसलिए वो प्रभाव मानसिकता के में भी आ जाते हैं। और जागृति के बाद ये कह रहे हैं कि इनका प्रभाव जीवन स्वीकारता नहीं है, तो शरीर पर तो प्रभाव फिर भी आएंगे जो ज्योतिष के आधार पे प्रभाव बताए, लेकिन जीवन के पास वो अधिकार है, वो नहीं स्वीकारता है, इसलिए मानसिकता पे प्रभाव फिर नहीं जाएगा। अभी मानसिकता पे भी जा रहे हैं। जागृत व्यक्ति के लिए ज्योतिष अलग तरह से सोचकर फिर से मतलब देखी जाएगी कि किन किन चीजों को बदलना है। हाँ बिल्कुल। कंपन जो आपने बताया, मान लो मैंने खाना खाया, हाँ अपना मुझे तृप्ति हुई, जी, तो जो भी विटामिन प्रोटीन मेरे शरीर को मिल गया, मेरे मसल्स को मिल गया, हाँ तो जो तृप्ति जीवन में गई, पेट भर गया या वो कंपन ही गया। कंपन गया है। कैसे गया है वो थोड़ा रख देता हूँ। जैसे भूख लगी है, अब एसिड तो बायोलॉजी है ब्रेन की, तो वही वो तो रिलीज होगा ही, एसिड की मात्रा बढ़ रही है, अब उसकी क्रिया तो अंदर बदलेगी पेट में। हम कह देते हैं चूहे कूद रहे हैं, अब हो क्या रहा है, कंपन कुछ बढ़ रहा है, क्रियाओं के माध्यम में हो क्या रहा है, कंपन या दूरियां ही बढ़ रही है।
तो आप देखेंगे नर्वस सिस्टम के माध्यम से जो भी सिग्नल जा रहा है वो भी कंपन विधि से जा रहा है। फाइनली जो न्यूरॉन है, फाइनली वो भी कंपन के माध्यम से ही, है ना, तरंग जिसको हम कह रहे हैं, संकेत प्रसारित कर रहा है। जीवन क्या कर रहा है, जैसे वही रिमोट से टीवी चलता है, इसका मतलब कोई है कम्युनिकेशन। वो जिसको इम्पोर्टेंट मानता है ना, उस वेव को, संकेत को, कंपन को स्वीकारता है। का मतलब वहां भी निकल के कुछ नहीं जा रहा, कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके आधार पे वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो रिस्पॉन्ड करने का उसका अपना तरीका कंपन का है। तो वो जिस तरह के भी संकेत आ रहे हैं वो पहले वाले रेफरेंस से अलग है, वो स्वीकार नहीं हो रहा। कह रहे यार भूख लग रही है, कुछ ले आओ, और जैसे कुछ खाया, शरीर की अपनी बायोलॉजी है, उसके अनुसार क्या हुआ, स्वभाव गति में आई चीजें, तो स्वभाव गति का जैसे रिस्पॉन्स वहां भी कंपन से ही जा रहा है, उसको वो स्वीकार रहा है। तो अपने में उस स्वीकृति से वो अपनी गति को स्वभाव गति में ले आता है। तो कह रहे हैं तृप्ति हो रही है। तो फाइनली कंपन के माध्यम से संकेत प्रसारित होता है, जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसको वो स्वीकारता है, नकारता है। नकारने में भी कंपन बढ़ता है, स्वीकारने में कंपन बढ़ता नहीं है। हाँ, उसमें भी यदि ज्यादा उत्साह या जोश होता है ना, इसको कहते हैं बहुत, वो समावेश में होता है, उसमें भी कंपन बढ़ता है। स्वभाव गति में कंपन ज्यादा नहीं, जितना रहता है उतना रहता है, उसकी रेंज है ना। उत्साह में जो बस मान ही नहीं रहा, बारात में नाचने में लगा, कह रहे हैं भाई रुक जा, तो वो भी आवेश है ना। और गुस्सा आ रहा है, वो भी आवेश है, तो स्वभाव गति नहीं है उस दौरान। हाँ ठीक है, उसमें वो ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा है, थोड़ा सा तो होता ही है, शरीर के साथ ज्यादती हो रही है। चलिए इस पे अलग से कभी बात कर लेंगे। जो मंजीत भाई ने क्वेश्चन पूछा था जी, उसके आंसर का थोड़ा समराइज कर दो। मंजीत भाई का ये क्वेश्चन था कि भाई ये जो चैतन्य संसार कहो, चैतन्य इकाई कहो, इसका प्रभाव ये जो भौतिक रासायनिक संसार है इस पर आता है, तो क्या भौतिक रासायनिक संसार का प्रभाव चैतन्य पर भी जाता है? जैसे कि हवन करते हैं, उसमें ये मानते हैं कि वातावरण तो शुद्ध होगा ही, व्यक्ति का चित्त भी शुद्ध होता है। तो चित्त शुद्धि का मतलब है चैतन्य संसार पे प्रभाव। तो क्या हवन से चित्त भी शुद्ध होता है? क्यों मंजीत भाई, प्रश्न तो यही था। तो ये कह रहे हैं, हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चूंकि चैतन्य इकाई जो है वो जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के सिद्धांत पे काम करती है। जानना नहीं भी है तो मिनिमम मानना तो रहता ही है, तो उसका सारा का सारा पहचान के निर्वाह करना वो मानने के आधार पे तय होता है। मानना, उसमें कोई चीजों का लेना देना नहीं होता, स्वयं इकाई मान लेती है। और यदि उसने ये मान लिया कि हवन करने से चित्त शुद्ध होता है, तो हमें ऐसे ख्याल नहीं लाने, अब ऐसा नहीं सोचना, ऐसी बात नहीं करनी, तो प्रयास तो हो ही रहा है, तो प्रभाव तो जा ही रहा है, क्योंकि मानने से तो है सारा खेल। तो जितने भी ये ब्रेन वॉश किए जाते हैं, चाहे आप सुसाइडल बॉम्ब बना रहे हैं, ये भी मान के ही तो है कि जन्नत में कुछ मिलेगा नहीं, कुत्ते की मौत मिलेंगे, इससे अच्छा तो वो है। और ये जो भगवान मान लेते हैं एक व्यक्ति को उस रूप में जो शोषण भी कर रहा है, उसके बावजूद भी नहीं दिख रहा है, ये किससे हो रहा है? मानने से हो रहा है। तो मानने की क्रिया है चूंकि, इसलिए कुछ प्रभाव तो उस पर बनता ही है, लेकिन उस प्रोसेस से वो गारंटी है कि कोई परिवर्तन आएगा ऐसा नहीं। कोई नहीं मानता है, वो वही बैठा है और हमेशा हवन हो रहे हैं, लेकिन नहीं मानता है तो उससे वो भौतिक वाला तो प्रभाव जितना बनता होगा, जो भी वातावरण में, शुद्धि का वातावरण में वायरस वगैरह का जो या कहते हैं, यदि वो होता है तो वो प्रभाव तो भौतिकता वाला उसके शरीर में होगा ही, लेकिन चैतन्य पर प्रभाव नहीं होगा, ऐसा एक अनुमान बनता है। जी, ये बोलते हैं कि कई बार एक्सीडेंटल केस से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जीवन जब
तो जो शरीर को मतलब चलाता है भाई चढ़ाई जैसे बोलते आए तो वो लास्ट मोमेंट तक डिपेंड करता रहता है ना, कि मैं शरीर ना छोड़ूं क्योंकि किसी प्रयोजन के लिए शरीर लिया था, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। इसका दूसरा केस ले, मान लो कोई बीमारी, मैं आज बीमार हो गया और मेरे को पता है इस शरीर का प्रयोजन क्या है, ठीक है, तो वहां पर जो मानने की क्रिया इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आदमी गोली लगने पर भी, है ना, जैसे सरहद पर बहुत पार हो जाते हैं कि वो बच गया, मानने की क्रिया ही थी। तो मैंने यहाँ माना हुआ है कि जागृति के अर्थ में मेरा अभी अध्ययन बचा हुआ और ये करके ही जाना है, लेकिन मैं उस मोमेंट पर उस चीज को होल्ड कई बार नहीं कर पाते हुए, ऐसा भी होगा जो डेथ हो जाती है, वरना जो ज्यादा स्वीकार लेगा इसका मतलब वो भी पार हो जाएगा। देखो इसकी सीमाएं हैं, जैसे किसी में बहुत बड़ा मनोबल है। हाँ क्वेश्चन तो तुम्हारे पूरी तरह एक बार समझ नहीं पाया, एक बार और क्वेश्चन को थोड़ा फ्रेम करिए। हाँ अजीत भाई के क्वेश्चन को वो कह रहे हैं कि यही है कि व्यक्ति सापेक्ष जब तक मान रहा है उस चीज को प्रबलता से मानना है तो प्राण भी उसके अपनी है या उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं, क्योंकि मुझे कब जाना है और कब तक रहना है। ये बोल रहा है विल पावर है ना, मानने की क्रिया बात है, जीवन स्वीकार जी। तो मैंने ये मान लिया कि अभी वही ये लिया था कि अध्ययन हो जाकर के बची हुई है, तो वहां पर किस हद तक होल्ड कर पाते होंगे जी, उसकी एक सीमा है। क्योंकि आपके पास अभी एक पर्पज है तो आप निराश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे तो अपने अंदर का आवेश शरीर पे नहीं आ रहा, तो उससे जो इम्यूनिटी डाउन होती है, साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, वो नहीं होंगी। लेकिन बाहर के कारकों से जो शरीर पे प्रभाव आएगा वो तो आएगा। क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप है इसलिए इसकी औरों की बजाय मतलब सापेक्षता में ये ज्यादा सरवाइव करने की एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। दूसरा, यदि किसी विधि से शरीर को नुकसान पहुंचा, एक पैर कट गया और आप में इतनी वो है मनोबल, तो आप उसके बाद भी नहीं घबरा रहे हैं, जैसे तैसे घिसट के ही चल रहे होंगे। और एक व्यक्ति ने कुछ और माना है, मनोबल है नहीं, वो उसको देखकर ही होश खो बैठता है, ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही पैर गए और आप में वो पूरा इतना मनोबल है तो पैरों के बिना तो चल नहीं पाएंगे। पहला, खून इतना निकल गया कि ब्रेन में और उसकी सप्लाई बंद हो गई और आपने खूब चाह रखा है, कुछ नहीं होने वाला। शरीर तो अपने नियम से काम करेगा। ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ब्रेन की कम हो, क्या हो गया, कोशिकाएं मरना शुरू, तो आपके खूब चाहने पर भी वो शरीर नहीं बच रहा है। तो ये इसकी लिमिट्स है। अब किसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मान लो जबरदस्त मनोबल का इस काम को करने के लिए, तो हमने बोला एक लिमिट है, लिमिट का मतलब हर चीज नियम से, राइट। तो जब हम कह रहे हैं वहां ये बोल दिया कि ईश्वर करता है, यहाँ ये बोल दिया कि एक नियम है, इसका मतलब नियम ही ईश्वर है, बस फर्क इतना है कि वहां ये बोल दिया, हम उसको नियम कह के कह रहे हैं। तो भाषा वाला पार्ट है, देखिए, इसलिए वहां शायद ये बोल रहा होगा कि नियम किसने बनाया, बस इतना। इस पे आप और हम अलग बात करें, क्योंकि आपके कुछ ये क्वेश्चन है कि पहले भी ठीक ही कहा गया है, नहीं वही तो निकल गया कि भाई वहां भी ऐसे ही कहा गया होगा। भैया आज हमारे पास दर्शन है इसलिए हम उसको सही उस रूप में मीनिंग दे रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, जिनको ये दर्शन नहीं है, केवल वो है, उनसे बात करो, इतने कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आएंगे। हम ये नहीं कह रहे सब कुछ गलत है, बहुत बढ़िया बातें हैं, पहचाने भी हैं, लेकिन हम आपको गैप भी दिखाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाएंगे। लेकिन मैंने कई जगह कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा देखा है, हाँ, यहाँ चाहे हमने 20 साल लगाए और 10 साल लगाए, हाँ, आचरण की बात करते हैं, अब आचरण पे गए, सच्चाई पे आओ। मेरे को लगा उनका स्ट्रॉन्ग है यहाँ डाउन, वो मैं सहमत हूँ व्यक्ति का आचरण में, लेकिन सच्चाई में तार्किक रूप से आप कहीं कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दो तो फिर वहीं गए हम। अरे भाई व्यक्ति कम पड़ता है तो आप खुद कह रहे थे, हम बात कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे हम। मैं ये कह रहा हूं कि हम फिर व्यक्ति पे गए, हम कह रहे हैं वास्तविकता, यहाँ जो प्रपोजल दिया है वहां जो दिया है, मैं कह रहा हूं यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन है प्रपोजल्स में,
आप यदि वो बता पाए, व्यक्ति अधूरा पड़ रहा है तो बात ही अलग है। वहां व्यक्ति आचरण में ज्यादा पवित्र जिए हैं, ये तो सर्व स्वीकार है, बात तो सच्चाई की चल रही है, मैं वही कह रहा हूं। चलिए, टीचर्स के साथ क्या बात करनी है, क्यों करनी है, मुद्दा ये है। मध्य दर्शन सब कुछ बता रहा है, सब कुछ सही है, ये स्थापित करने की कोशिश नहीं है, हम उस डिबेट में जाएं भी नहीं, अपने अपना खुद अध्ययन करें, जिसको जितना दिखता है वो लेके चले। मेन बात ये है कि हम टीचर्स के साथ बात क्या करें, कितनी करें, वहां टिक के चलते हैं। और व्यक्तिगत इस तरह के कुछ प्रश्न होंगे तो हम बिल्कुल, मैं तो फ्री रहता हूँ पूरे रात 12-1 बजे तक, खूब चर्चाएं हम कर सकते हैं। अभी हम वही बात करेंगे जो टीचर्स के साथ करनी है, और जितनी मेरी स्पष्टता में उतनी रख रहा हूं, हो सकता है कुछ चीजें अभी मुझे भी स्पष्ट नहीं होंगी। चलिए, हमने शुरुआत ये की थी कि फाइनली हम शब्द अर्थ से जाते जाते, और बाद में ध्यान गया कि हमने जो एग्जाम्पल लिए थे, खुशी और व्यवस्था शब्द को, सुख शब्द और व्यवस्था शब्द को वहां नहीं लेंगे, जब वो एक्सरसाइज कराएंगे शब्द अर्थ वास्तविकता वाली। अब यहां पर लेंगे कि अभी हमने ये बात किया है कि यदि कोई शब्द है तो उसका कोई अर्थ है, और अर्थ के मूल में कोई वास्तविकता है। तो अब हमने जब ये देखा कि हम सबकी जिंदगी का पर्पज हैप्पीनेस है, तो फिर हैप्पीनेस एक शब्द है और हैप्पीनेस एक वास्तविकता भी है। तो अब बताइए, हैप्पीनेस या खुशी वास्तविकता क्या है? तो वहां से फिर आएगा, कोई कोई पहले से सुना ही होता है, वो सीधा भी बोल देगा कि मन की स्थिति है, तो उसको फिर बढ़ाएंगे कि भाई मन की ये स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है, और हम चाहते क्या है, और होता क्या है, और वो तरीका क्या है जो हम चाहते हैं वो हो जाए। तो आपने क्या किया, यदि पहले ही सेंटेंस में जवाब दे दिया कि ये वास्तविकता तो एक मन की स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है, तो आप फिर इसको इस रूप में खोलो, बढ़िया। तो आप देखते हैं कि ये मन की कौन सी स्थिति है, और कौन कौन सी स्थिति होती है, हम कौन सी स्थिति को चाहते हैं, वो स्थिति बन क्यों नहीं पा रही, उसके क्या नियम है, या हम क्या करें। तो यहां से एक आवश्यकता महसूस होती है कि हाँ, तो फिर आप डिस्कशन को आगे ले जा रहे हैं, और उसमें आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वे कुछ ऐसे, कोई घटना ले लो, कोई वस्तु ले लो, कोई व्यक्ति ले लो, जो उसको आप पसंद नहीं करते हो, जो आपको ठीक नहीं लगता, आप स्वीकार नहीं रहे हो, और उस समय देखो, पहले का है तो कोई रिकॉल करके देख लो, है ना, अभी भी कुछ दिख रहा है तो उसको देख करके अपने में महसूस करो, और फिर दूसरा भी दिखा दो कि भाई कोई ऐसी चीज, ऐसी घटना या ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद है या आप स्वीकारते हो, उसको देखो। अब देखो उस अपने अंदर उसको लेकर उस समय आपके अंदर कैसा महसूस हो रहा है। तो थोड़ा सा ये ध्यान जाएगा कि जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते, या व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, हम जब भी किसी चीज को स्वीकारते नहीं है, पसंद नहीं करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। उसमें भी एक रेंज है, छोटा मोटा है तो उसका कम फर्क पड़ता है, और हमारी मान्यता के अनुसार कुछ बड़ा ही है, उल्टा पुल्टा, तो ज्यादा फर्क पड़ता है। चप्पल थोड़ी बहुत कुछ दाएं बाएं है, कोई खास फर्क नहीं है, है ना, लेकिन बिल्कुल ही एक उधर गई, कोई एक उधर गई, कुत्ता उठा लेगा, एक उधर है, अब ज्यादा ही, अब थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो कुछ लोगों को ये ध्यान दिलाना पड़ेगा कि भाई कोई ना बड़ी सी घटना यदि देख पाओ तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा, जिसको आप बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा दिखता है। अब यहां से हम एक्सप्लोर करा पा रहे हैं कि ये जो मन की स्थिति है, इसमें हमें कौन सी स्वीकार है। तो ध्यान जाएगा कि भाई जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को पसंद करते हैं, स्वीकारते हैं, उस समय जो मन की स्थिति है हमें वो स्वीकार है, और जो पसंद नहीं करते हैं, चीज को स्वीकारते नहीं, उस समय थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, और कोई बड़ी बात है तो
बहुत खराब लगता है, तो वो कम से लेकर ज्यादा तक होता ही है, वो हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन मजबूरी हम कर भी नहीं सकते कुछ मामलों में। तो हम बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि हमें अपनी मन की स्थिति को देखने की बात है, हम उसके नियम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बस में है कि नहीं, बाहर हम क्या करें, ये अभी चर्चा करेंगे। पहले इतना देखो कौन सी स्थिति स्वीकार है और कितनी देर स्वीकार करना चाह रहे हैं। क्या बोर होंगे? ये जो अच्छे लोग हैं, अच्छी घटनाएं हैं, अच्छी चीजें हैं, तो ये अच्छा बना रहे, लोग अच्छे बने रहे, उससे बोर हो जाए कि भाई बहुत बोर हो गए इस अच्छी वाली स्थिति से, अब कुछ लोग जो है ना अच्छे नहीं बुरे बन जाओ थोड़ी देर। तो लोगों को लगे नहीं, इसमें बोरियत तो नहीं दिख पा रही है। फिर हम एग्जाम्पल लेते ही हैं कि बहुत विश्वास वाले लोग आपसे हमेशा मिलते हैं, सम्मान के साथ प्रस्तुत होते हैं, तो उस समय जो स्थिति है मन की वो बनी रहे, या लगता कि नहीं बोर हो गए, भाई हर आदमी आता है वो बहुत सम्मान के साथ प्रस्तुत हो रहा है। तो वहां ध्यान जाएगा कि इस स्थिति जो सहज स्थिति है, स्वाभाविक है, ये निरंतर होने पर हमें बोरियत नहीं। तो हम निरंतरता इसकी चाह रहे हैं, और जरा सा कोई हमारी इंसल्ट कर दे, है ना, कोई धोखा दे दे, तो वो हमें स्वीकार नहीं। जिंदगी में आपको केवल एक आदमी धोखा देगा और कोई नहीं, तो वो एक आदमी भी स्वीकार नहीं है। नहीं, एक आदमी या एक घटना में आपको अपमानित किया जाएगा, जिंदगी में बार बार नहीं करेंगे, तो क्या हमें स्वीकार है? जिंदगी में बड़ी सभा में एक बार कोई अच्छे से जलील करे, तो ये ध्यान गया कि हमें वो स्थिति स्वीकार, अभी वो स्थिति से भी हम गुजर रहे हैं और कुछ मामलों में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अभी देखेंगे कर क्या सकते हैं, कितना कर सकते हैं, लेकिन इतना देख लें कि कौन सी स्थिति स्वीकार। तो हमें खींच के वहां ले जाना पड़ेगा कि हमारी स्वाभाविक जो चाहत है खुशी की, वो निरंतर खुशी की चाहत है, निरंतरता से इसको जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आगे चल के कुछ चीजें हैं वो ठीक से नहीं कनेक्ट हो पाएंगी। ये खुट्टा हमारा गड़ना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से हम निरंतर खुशी की स्थिति के साथ रहना चाहते हैं, रह नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है, या वो स्थिति हमें स्वीकार है, जो सहज स्थिति कहो, खुशी की स्थिति कहो हमारी। अब हम ये बात करते हैं कि जब भी हम किसी चीज को स्वीकार रहे हैं तब वो स्थिति बनती है, और जब किसी चीज को स्वीकार नहीं पा रहे, पसंद नहीं कर पा रहे, तब वो स्थिति बनती है जो हमें स्वीकार ही नहीं, हमारी स्थिति। अब मुद्दा ये आता है कि हम क्या करें। तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो जो स्थिति बाहर जैसी है जिससे मैं विचलित होता हूं वो स्थिति बदल जाए, मैं उसको अभी परिस्थिति शब्द दे रहा हूं। तो या तो बाहर जो परिस्थिति है जो मुझे पसंद नहीं है वो बदल जाए, ताकि मुझे वो बदली हुई स्वीकार होती है तो स्वीकार हो जाए, मैं आराम में आ जाऊं। या बाहर की परिस्थिति नहीं भी बदले तो मेरी स्थिति न डगमगाए, ऐसा कुछ हो जाए। दो ही रास्ते हैं, क्योंकि मैं उस आराम की स्थिति में रहना चाहता हूं। मेरी आराम की स्थिति तब बनती है जब मैं घटनाओं को, लोगों को, चीजों को स्वीकारता हूं। लेकिन बाहर तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं स्वीकार नहीं पाता। जिनको मैं स्वीकार नहीं पाता उन समय मैं देखता हूं कि मैं अंदर असहज हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। परेशान मैं होना नहीं चाहता, तो ये मेरी आवश्यकता बनती है कि मेरी आराम की स्थिति कैसे बने। तो अभी ये मैं मानता हूं कि परिस्थिति बदल जाए ताकि मेरी आराम की स्थिति हो जाए। हम ये प्रपोजल दे रहे हैं कि ये तो है ही, बाहर की परिस्थिति बदल जाए,
उसके लिए प्रयास भी करें, लेकिन कुछ सीमाएं ऐसी भी हैं कि हमारे प्रयास के बाद भी कुछ परिस्थिति नहीं बदलती है, लेकिन आराम की स्थिति तो चाहते ही हैं। तो एक प्रपोजल है, एक स्थिति ऐसी भी है कि बाहर की परिस्थिति प्रयास के बाद नहीं भी बदली है, तो भी उसके कारण जो मेरी मन स्थिति विचलित होती है वो विचलित नहीं होती है। क्या लगता है आगे का प्रश्न क्या आ सकता है? होगा कैसे? ऐसा कैसे होगा? हाँ जी? यहाँ बैठे हैं वो भी सोचे, बाहर की परिस्थिति का मतलब घर से बाहर होता है तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, करना होता है। कुछ लोगों के लिए जिनको नहीं दिखता उनको मंजीत भाई से ध्यान दिला रहे हैं, ऐसा आता है। कई कहेंगे ना जी बाहर वाली कर देंगे, बदल देंगे, ठीक, तो कदे उन भाइयों से निवेदन है कि वो अपने पति पत्नी संबंध, बच्चे, है ना, थोड़ा वहां कुछ अटका होगा मामला, थोड़ा सा वो वहां देख ले कि उन परिस्थितियों को जिनको हम बदल नहीं पा रहे, क्या वहां हमारी मन स्थिति वो आराम वाली है या वहां लग रहा है वहां आराम वाली तो नहीं है। सिचुएशन को कुछ देर हैंडल करना अलग बात है। कई बार हमारे को लगता है कि ड्राइव कर रहा था और ड्राइव में प्रभावित नहीं होने समझने लग गया, लेकिन क्या वो निरंतरता में रह पाता है? बढ़िया। तो मैंने अभी एक शब्द बोला था, पकड़ के रखिए निरंतरता वाला, आगे अटकेगा मामला। बढ़िया। तो फिर ये कहेंगे कि बहुत से मामलों में हम हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा मामलों में हैंडल कर लेते हैं, कुछ कम में कर लेते हैं, लेकिन हम स्वाभाविक रूप से क्या चाहते हैं, और मामले हैंडल नहीं भी हो तो भी हम मूल में क्या चाहते हैं, मूल में हम आराम वाली स्थिति चाहते हैं। अभी हम ये माने बैठे हैं कि परिस्थिति से मेरी स्थिति तय होती है, इसलिए मैं इस इंतजार में हूं, इस आशा में हूं कभी तो अच्छे दिन आएंगे, या मैं इस मेहनत करने में लगा हूं कि मैं बाहर कुछ बदल दूंगा। तो ध्यान जाएगा, एक को बदलने में जिंदगी खपा दी, 10 अभी और लाइन में लगे हुए हैं और वो एक भी बदला नहीं। बैक टू पवेलियन, क्योंकि घटनाएं हैं वो हम रोक नहीं सकते हैं। नए लोग जहाँ आएंगे इस दुनिया में वो सारे पहले से ही फैक्ट्री मेड बहुत समझदार होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। अपनी कॉलोनी गांव में हमने बहुत सारों को सुधार भी दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी सुधरी हुई आए इसकी गारंटी भी नहीं। तो फाइनली हमारी पूरी जिंदगी सुधार करो कार्यक्रम में निकल जाएगी, और कोई न कोई एक व्यक्ति भी ऐसा आ गया दूसरी जगह से ही, सबका जीना आराम कर ही सकता है। तो फाइनली ये ध्यान जाए कि ये प्रयास करना आवश्यक है कि बाहर की परिस्थितियां वैसी बने जो सबको स्वीकार हो। इसे मना नहीं किया जा रहा, लेकिन साथ साथ इस पर भी हम काम कर सकते हैं कि बाहर की परिस्थिति वही है, लेकिन एक समय मेरी मन स्थिति विचलित होती थी, एक समय मेरी मन स्थिति विचलित नहीं हो रही है। अगला प्रश्न आएगा, क्या गारंटी है? पहला, ऐसा कौन आदमी है पहले वो बताओ, उसके बाद बात करेंगे। सीधा आ सकता आते ही है, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? आप ध्यान दिलाएं, आप भी सोचिए, हमने पहले भी बात की है, अपने घर परिवारों में सुखद दुखद घटनाएं होती ही है। किसी एक घटना को ध्यान में लाओ, दुखद वाली थोड़ी ज्यादा ध्यान दिला पाएगी। उस घटना के दौरान परिवार के सभी लोग, चूंकि परिवार की घटना है तो सामान्यतः परिवार के सभी लोग समान रूप से जुड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है किसी का झुकाव लगाव, लेकिन चूंकि परिवार का मामला है इसलिए जुड़े तो सारे ही लोग हैं। तो सारे लोग समान रूप से प्रभावित होते हुए देखे जाते हैं या अलग अलग? जी, इसके एग्जाम्पल हम लेते ही हैं
कि कुछ लोग होश हवास भी खो बैठते हैं, ऐसा भी हम देख पाते हैं। कुछ लोग जैसे तैसे करके अपने को संभाल रहे होते हैं, और कुछ लोग अपने को संभाल कर अपने को संभालने में भी लगे हैं। तो इसका मतलब कुछ तो उनकी मन स्थितियों में फर्क है ही। जो खुद ही इतना विचलित हो गया, होश खो बैठा, और एक व्यक्ति संभाल रहा है अपने को भी और अपनों को भी, इसका मतलब उसकी मन स्थिति जो है वो उसकी बजाय तो थोड़ी सी नियंत्रण में है। ये यहाँ एक बात सोचने वाली है कि बाहर की हालात को देखकर मैं अब इतना आवेशित नहीं होता, लेकिन परिवार में अभी भी आवेशित हो जाता है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव देखा जाए भैया, तो पहले बाहर भी होता था और अंदर भी होता था, अब उसने बाहर होना बंद कर दिया है। तो ये तो हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो जागृति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय कदम है कि उसने कम से कम बाहर से होना भी धीरे धीरे कम कर जी। जब इतना हो गया तो होगा वो जी। भैया एक बार ऐसी जब भी बात होती है तो बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि बाहर की परिस्थिति ना भी बदली तो मेरे मन की स्थिति कैसे विचलित ना हो या कैसे ना गिरे। तो कई बार जैसे जो हमारे टीचर्स हैं वो भी कई बार बात में शेयर करते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो वो नहीं झेल पाते या एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो अब वो कैसे उस मनस्थिति को ना बदले या उसमें वो कैसे आवाज ना उठाए या इसमें वो कैसे कुछ रिटेलिएट ना करें, तो उस केस में क्या करें? जी वही मैं बता रहा हूँ। देखो एक क्रम से एक्सप्लोर कराना है। ये क्वेश्चन आएंगे, हमने पहले ही रख दिया कि बाहर की परिस्थितियां कुछ मत करो ऐसा मीनिंग नहीं चला जाए, पूरा प्रयास करते ही रहेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं उसके साथ साथ एक संभावना ये भी है कि हमारी मन स्थिति इतनी न डगमगाए, क्योंकि डगमगा गई तो हम फिर वहां कहाँ संभाल पाएंगे। तो एक ऐसी भी स्थिति है जहां आप कम प्रभावित होते हुए या न प्रभावित होते हुए भी रह पाते हैं, उस मामले में आप बाहर की परिस्थिति को भी ज्यादा बेहतर हैंडल कर पाएंगे। तो इसकी दो संभावनाएं कैसे दिखेंगी, ये कैसे पॉसिबल है। तो एक तो अभी एग्जाम्पल लिया कि लोगों को दिखेगा कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग मन स्थितियां प्रभावित होता हुआ देखी गई है। इसका मतलब व्यक्ति में ये संभावना है कि एक ही घटना में कम प्रभावित होना भी देखा गया है, ज्यादा भी। इसका मतलब कम प्रभावित होना भी होता है। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति कम प्रभावित हो रहा है वो कम किस वजह से हो रहा है, वो उस घटना को किस नजरिए से देख रहा है, उस समय वो क्या सोच रहा है, ताकि हमें पता चल जाए। और जो ज्यादा प्रभावित होते हैं उनमें भी वो नजरिया, उस घटना के समय सोच विचार वही आ जाए, ताकि उनमें भी कम प्रभावित होना हो, ताकि वो संभाल पाए। नहीं तो एक नुकसान तो हो ही गया, हम विचलित ज्यादा होते हैं तो दूसरा नुकसान और कर देते हैं। भाई हम यदि ज्यादा विचलित हो गए, होश हवास खो बैठे, शरीर का नुकसान हुआ, तो बाकी लोग जो है एक तो खुद ही उस घटना से परेशान थे, एक मैंने भी मेरी वजह से भी ऐसे हो गया, तो डबल परेशानी आ गई परिवार में। तो ये ध्यान जाता है कि ऐसे लोग देखने में तो आते हैं। फिर आप कुछ लोग उदाहरण दे ही देंगे कि हाँ छोटी मोटी घटनाएं भी भाई अपने में भी होते तो देखते हैं, कुछ हंस के टाल देते हैं और उसी बात पे कोई इतने उग्र हो जाते हैं। तो एक ही परिस्थिति थी लेकिन मन स्थिति का प्रभावित होना अलग अलग देखा गया। इसका मतलब आदमी में ये गुंजाइश है कि वो कम प्रभावित भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल आप सबका रिकॉल करवाएं, जैसे आप ही रिकॉल करें, कोई ऐसी घटना ज्ञात करें या ऐसी परिस्थिति जिसमें पहले आप बहुत ज्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, अब वैसी ही सिचुएशन आती है तो आप उतने फ्रस्ट्रेटेड या विचलित या परेशान नहीं होते। थोड़ा सोचे, किसी को याद आएगा? करंट का तो अभी अगर सबका थे हम समग्र में, वो 10 साल वाला जो ट्रांसफर का केस था जी, किसी को ज्यादा प्रभावित किया और किसी की हुई भी पास में मॉर्निंग इवनिंग में भी हुई है,
तब भी टीचर बहुत परेशान है। ना भाई, वो सब तो एक करंट एग्जाम्पल लेना और बढ़िया है, लेकिन अपने भी देखना ये और ज्यादा प्रभावी होगा। तो अपना कोई उदाहरण लो, आप प्रभावित होते थे उसी स्थिति में पहले जा, और अभी भी वैसी स्थिति आती है तो उतना नहीं होते। अगर मैं अपनी बात करूं, कई बार परिवार में मतलब जॉइंट फैमिली में, और खासकर हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर लोग आते हैं पंजाब से, तो घर पर रुकते हैं। वर्किंग होने के कारण मैं तब परेशान हो जाती थी कि मतलब एक मेहमान आगे कैसे मैनेज होगा तब। लेकिन जब अब यहाँ जुड़ी हूँ मैं, अब मैं उसको अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाती हूँ। अब मैं विचलित नहीं होती, और अब सर्दियों में 7 दिन भी 8-8 लोग भी रहकर गए हैं। अब थोड़ा सा ऐसे मैनेज हो जाता है, छुट्टी पे तो कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा ऐसे कर लो, खाना बना दिया अब लेकर खा लीजिएगा। और अगर वो भी समझते हैं, हाथ सब में जाता है, चाहे किसी में समझ है, उन्हें पता है भी काम करती है तो नहीं टाइम है, मेड को बोल देती हूँ, जितना होता है कर पाती हूँ, लेकिन अब विचलित नहीं, मतलब बोझ नहीं समझती, अपनी जिम्मेदारी के साथ। परिस्थिति सेम ही है अभी भी, वैसे जब भी आती है। तो क्या बदला? मेरी मनोस्थिति, मन स्थिति किस वजह से बदल पाई, है ना? स्वीकृति किस वजह से हो पाई? समझ के हिसाब से, मतलब हाँ, हैप्पीनेस से छोड़कर मतलब हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि अब आप उस परिस्थिति को जिस नजरिए से पहले देखते थे, अब नजरिया बदला। इससे मैंने पकड़ में आया। तो हमारी मन स्थिति परिस्थिति से विचलित होती है या परिस्थिति को जिस नजरिए से देखती है उससे विचलित होती है? सहमत? कोई है सहमत? एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अब नहीं होती, पहले था। उसको हम समझौता कह रहे हैं, और उसमें वो आराम की स्थिति नहीं बनी है। हम आराम की स्थिति कैसे हो जाए, निरंतर कैसे हो जाए, और हर परिस्थिति में कैसे हो जाए, ऐसी चाहत रखते हैं। और ये चाहत हम जानबूझ के नहीं, स्वाभाविक रूप से सभी में है। तो प्रकृति में ऐसी स्थिति पाने का प्रावधान भी है, उसका प्रपोजल है ये। भैया कुछ औरतें आराम लाने के लिए भी समझौता कर लेती हैं, अपना वो ठीक है, ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन। हाँ ठीक है, हम आराम से रहे। हम एक विज्ञान, एक साइंस, क्योंकि साइंस ज्यादा पकड़ में आता है, हम एक साइंस वो बात करना चाह रहे हैं कि हम जैसी मन स्थिति चाहते हैं निरंतर हर परिस्थिति में, वैसा हो नहीं पा रही। कुछ में कर लेते हैं, कुछ में नहीं हो पाता। इसका एक विज्ञान है। ये जो स्वाभाविक स्थिति हमेशा के लिए आराम वाली जो चाह रहे हैं, नेचर में इसका कोई प्रावधान है, और यदि आप उसको समझ लेते हैं तो ये हो जाता है। एक एग्जांपल से मैं और बात करना प्रपोजल है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति लाके दिखाओ जी ऐसा, ये कह सकते हो? एक प्रपोजल हो रहा है, जितने भी एग्जांपल लेके बाहरी आदमियों का ना लेके सिर्फ 2 पे स्टिक रहे और तब बोल के देखो, अपने में रिफ्लेक्शन का और गहरा मौका मिलेगा। हस्बैंड वाइफ और बच्चों वालों के मतलब बिल्कुल हस्बैंड वाइफ और नजदीक जा पाएंगे अपनी जिंदगी में। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, पहले आप बोलो। मेरा एक एग्जांपल ये था, मुझे बेटे नहीं नजर आ रही। जैसे सिचुएशन ये थी, मैं हापुड़ गई हुई थी और एकदम साल से पहले की बात है, उसी घटना से रिलेटेड है। मेरे ताया जी का बेटा बहू, उन्होंने मतलब कनाडा जाना था, एक रात मेरे घर रुकना था। तो मुझे अभी हापुड़ से 2 दिन आने में वापसी उनकी कॉल आई कि हमें आना है। तो मैंने उन्हें क्लियर बोला, मैं कि आ जाइए, घर में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, मैं बाहर हूँ, मैं नहीं। तो पहले वो चुप हो गई, उसने फिर कॉल किया, कोई बात नहीं। मैं क्या, हाँ घर पर बाकी सारे आप लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी रेनोवेशन सा पेंटिंग का काम हो रहा है दिवाली के आसपास, तो आप देख लीजिएगा। और डिनर तो मेरे बाहर से आ जाएगा। मतलब सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, मैंने कहा भाभी आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप कर लेना, जो सुबह का आपको ब्रेड वगैरह ला देंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद उनके साथ वो कह रही ड्राइवर भी आएगा, एक मौसी का बेटा है, और 5 लोग थे वो। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है, दिल्ली में छोटे मकान में एडजस्ट हो जाते हैं अपने परिवार के। जब उसको ये बात आई कि सुबह का नाश्ता मुझे बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा अटक गई। और उसके बाद उनके मन में थोड़ा सा मुझे नाराजगी का भाव लगा
पहले मैं इस बात से विचलित हो जाती थी कि हाय वो मेरे से नाराज है या क्या है, लेकिन अब मैं उसमें सहमत हूँ कि हाँ ठीक है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैं तो चाहती थी कि अगर मेरा भाग ठीक था, वो नहीं समझ पाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पहले भाई वो नाराज होगी, मैं ऐसे ना इमोशनल हो गई सोच से, अब मुझे वो फर्क नहीं, अब मेरी देखो अपनी सभा में ऐसे भी लोग आएंगे कि सब बकवास है ना, यहाँ कर रखा है, कोई दिखाओ आदमी कौन है जो इस स्थिति को पाया है। और कुछ लोग निकल भी लेंगे आपके हॉल से, उनको आप आराम का मौका दें, क्योंकि बहुत गहरी मान्यताएं होती हैं, है ना। लेकिन यदि आपको दिखता है 2 और 2 4 है, तो आप अपने हाव भाव वैसे नहीं लाएंगे कि आप कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, या आप विचलित हो गए, या आप परेशान हो गए, कैसे कैसे बोल दिया। इसका मतलब आपको, यानी मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने अपने में कुछ देखा है। ठीक है, 50 से हम 70 पे आ गए, अभी 100 पे नहीं है, लेकिन 50 से 70 पे आया है, वो देखा है जैसे भी आपने कि वैसी स्थिति। और वो आप पर हम वही तो देख रहे हैं कि सभी अपने अपने में, देखो भाई, कि एक परिस्थिति में बहुत विचलित होते थे, अब उसी परिस्थिति में इतने विचलित नहीं होते, या विचलित ही नहीं होते, ऐसा भी हो सकता है, या कम होते, ऐसा भी हो सकता है। ये मुझे ही दिखाई देता, आसपास वालों को दिखाई देता। इसकी विपरीत परिस्थिति भी आ सकती है। कभी हम एक परिस्थिति में बिल्कुल विचलित नहीं होते थे, अब उन्हीं परिस्थिति में विचलित होते हैं, ये भी आ सकता है। जैसे कल मंजिल भैया ने उदाहरण दिया था, एक तथ्य से उन्हीं के जीवन साथी बिल्कुल अप्रभावित रहते थे, इन वर्षों के बाद वही तथ्य उनको परेशान करने लगा और परिवार को महाकलह का कारण बन गया। कृष्ण भाई कुछ एक उदाहरण है पति पत्नी पे। हाँ, जब ये शब्द वास्तविकता है ना, तब ये बात चली थी कि अब तक ये जो पत्नी कह के कि मेरी पत्नी मेरी क्यों नहीं मान रही है, मेरे को क्यों नहीं समझ रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके ज्यादा परिस्थितियां खराब हो जाती थी मनस्थिति कई बार। अब क्या है, जब ये सोचते हैं कि पत्नी जो शब्द है असलियत में, ये अगर मान ली किसी ने रख भी दिया, जो कुछ और भी पति रख देते है ना, टमाटर के नाम माता रख देते, इसका क्या फर्क पड़ता है। असलियत में वास्तविकता पे जा, वास्तविकता क्या है, सीधा दिखा कि ये एक मानव रूपी इकाई है, मतलब इसको मानव ध्यान है। तो जो जेंडर से हटके मानव मानसिकता पे गया, फिर स्त्री हो या पुरुष हो, देखने लग गया ना, तो अटैचमेंट इतनी ज्यादा होगी उनसे कि हाँ, क्या क्या देख सकते। जी बढ़िया। कृष्ण भाई एक शेयरिंग कर रहे थे जी। हाँ, थोड़ा सहयोग करेंगे भाई, चाय लेते रहे। और कृष्ण भाई की कोई शेयरिंग है, फिर हम चाय पे चर्चा कर लेंगे। नहीं, सहयोग चाह रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा। सवाल है मेरा, ये मेरा सवाल है, इसको आप ऐसे देखें जी, थैंक यू। मेरे बिल्कुल पड़ोसी और हम इस बात पे बड़ी लंबी चर्चा करते हैं जी। उनके 2 बेटे नहीं, और बेटे के ऊपर होगी लगभग एक की 12-13 साल और एक की 15 साल। उसमें ये रहा कि बिल्कुल वो, जब भी मैं बाहर से आया, शिविर से आया, जब भी भैया क्या था, शाम को बैठता भैया क्या था, तो जितना परिचय शिविर था मेरे पास, मुझे जितना इसके बारे में घटन में जानता था, उससे भी आगे तक हम उनके साथ चर्चा में हुआ क्या कि हमारे तीसरे पड़ोसी ने उनके बच्चे को उठाया। अब तक ये था कि भाई स्वीकार्यता के भाव में जीना एक सुख है, किसी परिस्थिति से मैं विचलित नहीं होता, या होता हूँ तो मैं फिर बाद में थोड़ा सा काबू करने की स्थिति में होता है, या तो बिल्कुल भी नहीं होता, या पहले की तरह उस भाव के साथ। अब उस बच्चे को उठा करके वो ले गए, 3-4 दिन उसको नोएडा पे रखा, उसके बाद में 7-8 टुकड़ों में उसको काट,
मतलब अंत्येष्टि में हम गए तो वो देखने मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि हम उसको देख पाए। तो जब वो उनका अंतिम संस्कार करके आ गए तो लगभग 3-4 दिन बाद जब शाम को बैठे तो मुझे कह रहे हैं कि सब 3 दिन हो गए और मैं बिल्कुल इसके साथ आ गई। अब ये बताओ कि इस परिस्थिति को मैं कैसे तो स्वीकार करूं और क्यों मैं विचलित ना हूं इस परिस्थिति में। आपके पास कोई सवाल है? ऐसा मैं निःशब्द मदद से और ठीक हुआ ये कि उनके लगभग 20 दिन बाद ही उनका बड़ा बेटा भी एक्सपायर। वो पता नहीं वो हॉस्पिटल में हुआ लेकिन पता नहीं दोनों भाइयों का कुछ ऐसा था वो एक्सपायर। अब उनके पास कोई बच्चा नहीं और अब जब भी मैं दर्शन के साथ या मैं कभी स्टेटस भी लगाता हूँ तो बस उनके पास वो रोने वाला इमोजी देते थे। तो अब उनके भाव विचार बिल्कुल बदल गए। ऐसी परिस्थिति कई बार हो जाती है। ऐसे में वो कैसे आंसर करें इस चीज का? जी बहुत बढ़िया गंभीर मुद्दा और आएंगे वहाँ जैसे ही ये मुद्दा आएगा। मेरे ख्याल में हमारा उद्देश्य भी यही है कि दूसरों की दुख की रग को जगा देना जो आप कर रहे हैं। हर एक के अंदर दुख भरा पड़ा है तो उसमें एक तो ऐसे बात कर सकते बढ़ा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है हम खुद होश खो बैठे तो बाकी परिवार के लोगों को संभाल पाएंगे या उनको बच्चे को ढूंढ पाएंगे या थोड़ा सा अपने को संभाल कर चलेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। आवश्यकता किस बात की है? तो एक तो विचलित न होने से तात्पर्य क्या है वो ठीक से जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इंसान नहीं पत्थर बन जाएं, कुछ भी होता रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो समभाव में हूं। इसका मतलब मीनिंग ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा तो ये मैसेज जाएगा कि आप पत्थर बन जाओ या कोई साधु महात्मा बन जाओ, सब मोह माया है, कुछ भी घटता रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो निरंतर हैप्पीनेस में हो, हंसते रहो। इसका मतलब हैप्पीनेस का मीनिंग हंसी और विचलित न होने का मतलब पत्थर बन जाना, ये न चला जाए। तो उसको ठीक से कम्युनिकेट करना कि हम मानव हैं, इंसान हैं, संवेदन शून्य नहीं होना है। विचलित न होने से तात्पर्य ये है, लेकिन इतना अनियंत्रित हमारी संवेदनशीलता हो जाए कि एक नुकसान तो हो ही गया, मैं भी उस स्थिति में पहुंच जाऊं जहां बाकी लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत आ जाए, या इतना मैं ख्याल रख पाऊं कि मैं इस मुसीबत की घड़ी में कैसे अपनों को संभालूं, इतना अपने को संभालूं कि मैं अपनों को संभाल पाऊं, या फिर अपने ही मुझे भी संभालने में लगे हों और एक वो हो गया और एक ये भी हो जाए। तो ये कहा जा रहा है संज्ञानशीलता की रोशनी में संवेदनशीलता नियंत्रित हो जाए, इसकी आवश्यकता है, न कि संवेदन शून्य हो जाए। मतलब ऐसी घटना में रोना, आंसू बहाना, संवेदनशीलता व्यक्त करना मानव का गहना है। वहां यह नहीं कहा जा रहा कि रो क्यों रहे, आंसू क्यों बहा रहे हैं आप, नहीं, वो कह रहे हैं आप होश हवास खो बैठे, इससे कैसे बचने की जरूरत है या जरूरत नहीं है। तो क्या कोई ऐसा नजरिया है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाऊं, या तो मैं कभी आपे से बाहर हो जाता हूं या कभी मैं शुद्ध बुद्ध खो बैठता हूं, ऐसी स्थिति में न जाऊं। तो वहां पर विचलित न होने से तात्पर्य ये है कि मैं और नुकसान न हो, ऐसी परिस्थिति न बन जाए कि मैं जैसे भी हो अपने को संभाल के अपनों को संभाल लूं, इतना योग्य हो जाऊं। ये सेम जो घटना है इससे वो मेरा मित्र था, 3 बहनों में इकलौता भाई। कुछ ऐसी घटना हुई कि उसने सुसाइड कमिट कर ली। लास्ट 6 दिन बाद पता चला कि बच चुका है, घर से गायब। डेड बॉडी शाम को लगभग 6 बजे के आसपास घर पे आई। 6:30 बजे का दिन छूट जाता है। अब ये था, घर परिवार ये बोला था कि शाम को शरीर नहीं जला।
तो उसके पिताजी की मैंने बात हुई कि भैया मेरा जो नाश होना था वो तो हो चुका, ये बॉडी घर पे जाएगी, इसकी माँ बहनें सारी वहाँ पर हैं, कुछ और नुकसान ना हो जाए, इससे भले हम इसको ले चलो। अब पीछे घटना मेरे साथ भी हुई 2 साल पहले। एक जवान भतीजा, 14.5 साल का भाई का लड़का, इकलौता लड़का, वो एक्सपायर कर गया। सबकी हालत खराब थी। जब घर पहुंचे तो पिताजी का ये घर फटाफट चलो ले चलो, वो नुकसान ना होता है। ये जो समझ है, हाँ, ये इसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम रो रहे हैं। मैं अपने आप को भतीजा नहीं समझ पाता था, मैं उसको भी मेरे दिमाग में हूँ। भाई कहते कोई बात नहीं, गया तो गया। हमें ऐसा लगता है कि कैसे क्या बातें हैं सामने वाले। इसमें मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि मेरी मम्मी के ना 2 ही मेन थे जो जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, ठीक, एक उनकी बहन और एक उनके भाई मामा। बहन जब गुजरी तो इतनी ज्यादा वो हो गई कि उनको ना बेहोशी हो जाती थी, कभी भी पता नहीं चक्कर आ जाते थे, तो गोलियों के थ्रू है 1-1.5 साल में ठीक हुई। बाथरूम में गिर जाती थी, कहीं भी गिर जाती थी बात करते। दूसरी बार जब मामा गुजरे ना, तब औरों को भी संभाल रही थी और खुद भी संभाल रही थी, और एम्बुलेंस में जा भी रही थी लेकर के सारी, जबकि वो अटैचमेंट उनके साथ भी थी। बस इतना था कि जब मामा गुजरे उससे पहले शिविर कर लिया, तो इसका इतना हो गया था कि भाई थोड़ा सा मेरे से बात पूछती है, तेरा मामा कहाँ गया होगा, तेरा मामा कैसा होगा, क्या होगा, थोड़ा ये करने लगा। फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है, पढ़ना भी चाहिए यहाँ फर्क, लेकिन बस इतना कहा जा रहा है कि वो स्थिति में न जाए कि और हो जाए, क्योंकि ये संवेदनशील मामले हैं और हर व्यक्ति की वो पात्रता नहीं कि मैं वो भी रख दूं कि आप किसी उस साइट पे भी पहुंचते हैं जहां आपको ये शरीर परंपरा कितनी बदली है, अभी भी बदल रही है। यदि जागृति पथ पे नहीं भी चल रहे हो और उस दौरान शरीर परंपरा बदल भी गई, ये बड़ी घटना नहीं है। बड़ी घटना तो ये है जागृत परंपरा बने। बिना जागृत परंपरा के शरीर केवल बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात आप संवेदनशील मुद्दे हैं वहाँ रख नहीं सकते। लेकिन है कोई ऐसी भी स्थिति जहाँ आप इतना देख पा रहे होते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर बनते रहते हैं, लेकिन आपका पहले ये अपने में ये एहसास होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसके बिना ये भरोसा नहीं होगा सुनने से, तो उसके बाद आपको ये प्रभावित नहीं करती है। तो वो हम व्यक्ति को देखकर भी बात कर सकते हैं, उस समय नहीं कर सकते, लेकिन मैं मतलब अपने में तो ये देखता हूँ कि कोई ऐसी स्थिति होती है जहां आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते हैं, और वहां कह भी यही रहे हैं कि संज्ञानशीलता की रोशनी में संवेदनशीलता नियंत्रित रहे। आप उस नियंत्रण के साथ संवेदनशीलता व्यक्त करें, अवेयरनेस न खो दें, यही अपेक्षा और उसमें हो जाता है। यही चाह रहे हैं कि हम, लेकिन अभी हम बड़ी घटनाओं में न जाकर के पहले छोटी मोटी घटनाओं को ही देखें। पड़ोसी ने कूड़ा इधर कर दिया, वो कपड़ा का रोज झगड़ा होता है कि इसको सूखने के लिए नहीं, तो हम ये देख पाए कोई रिश्वत ले रहा है, कोई काम अपना ढंग से नहीं कर रहा है, तो इनमें भी ये देख पाए। जैसे रोड रेज के केसेस, रोड रेज के हैं, ट्रिगर बनता है और मतलब कहीं तक हो जाते हैं, वो हैंडलिंग ही नहीं है ना। जी जी, तो ये हैंडलिंग हर व्यक्ति चाहेगा कि परिस्थिति कोई भी हो, मतलब मैं उसको हैंडल करना, मेरे पे वो स्किल आ जाए कि उस हाइट पे ना पहुंचूं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन भी है, देखो जैसे आपने कहा छोटी घटना, मेरे बेटे को जानवरों से बहुत प्यार है। वो बचपन से ही शायद हमारे घर में रहा भी मेरे आने से पहले, तो मेरे परिवार मुझे छोड़कर बाकी सब मेरे ससुराल सबको बहुत प्यार है। अब वो कई अरसे नहीं आया, जब घर में छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए, अब बेटा कॉलेज में आ गया, उसके पास समय भी है। अब वो मेरे बहुत पीछे पड़ा। मैंने यहाँ तक ये स्टेटमेंट दे दी कि या मुझे रख ले या घर में कुत्ता रख ले, चॉइस। अब उसे मैं भी चाहिए हूँ, वो भी चाहिए, आ भी गया। मैं खूब चीखी चिल्लाई रोई, क्योंकि मुझे ना महक पसंद है, ना मतलब मेरे
मेरे को नहीं पसंद कि मैं छू, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको कोई नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन जैसे बाकी व्यक्ति हैं वो गोद में भी, मेरे हस्बैंड है साथ भी बिठा लेंगे उसको, गोदी में भी कुछ काट लेंगे, बेटे का भी, मैं टच नहीं कर सकती उसे। बहुत कोशिश वो करता है कि मैं प्लीज को छू। अब कितना सा था भैया, अब 2 महीने हो गए, कितना सा था, चलो काम चल रहा था, वो भी इतना बड़ा जर्मन शेफर्ड है, झगड़ा होने के बावजूद भी स्थिति नहीं बदली। मैंने ये भी धमकी दे दी, मैं ही चले जाऊंगी, ऐसे रखो या मुझे, क्योंकि घर एक फ्लोर है, ऐसा नहीं है कि कहीं उसे अलग रखा जा सके, रहेगा भी वो घर में। अब नहीं हो रहा, मैं वही बता रही हूँ कि अपनी कोई परिस्थिति, अब ये भी दिख गया कि वो छोड़ेगा तो है नहीं, उसको इतनी अटैचमेंट है, वो कहता है कि मम्मी अब इसको भी बहुत प्यार हो गया, अब इसको बाहर छोड़ेंगे मर जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, अपने साथ ही सुलाता है, उसका बहुत गोदी में बच्चों को कहता है ये मेरे बच्चे की जैसा है, मैं तो इसे बहुत प्यार करता हूँ, अब क्या करूँ। तो फिर अब ये तय हुआ है कि वो मेरे कमरे में तो नहीं आए, तुम्हारे पलंग पे चढ़ता है चढ़ जाए, मेरे कमरे में नहीं आए। तो सारा घर ये ध्यान रखता है। टाइम क्या हो गया जी? तो इसको हम स्वीकृति न कह के समझौता कह रहे हैं। ये तो यहाँ पर तो स्वार्थ की बात कर रहे हैं। टाइम समझौता हो गया। बहू और सास इस मामले में इसी तरह वो झड़ती, ये मेरे पक्ष में नहीं है। अच्छा हमारा मुझे याद आया टाइम बताएं पहले, चाय या लंच का है? 5 मिनट है, तब तक प्रीति बहन शेयर कर लेते हैं। ठीक, हाँ पूरा कर दो फिर प्रीति बहन। समझौता है, मैं भी यही कह रही हूँ कि वो समझौता है, तो अब इसको कैसे डील किया जाए? जी जी बढ़िया। मुझे सहज रहना है, मुझे तो सहज रहना है ना, ठीक अच्छा है, तो मैं कैसे सहज रहे? क्या समझौते की स्थिति चल रही है, स्वीकार्यता तो नहीं आ रही। जी जी समझौता स्वीकृति नहीं है, वो बात करेंगे। जी आप शेयर कर रहे कुछ? प्रिया मेरी सिस्टर है, उनके घर में बचपन से मतलब छोटा लेकर आए थे वो डॉगी, वो अच्छा बड़ा हुआ। एक समय के बाद जो मेरी सिस्टर है उसकी सास को बहुत मतलब खांसी होती है, कई तरह के टेस्ट कराए, सब कुछ किया। अब पता चला कि वो डॉगी के जो बाल, क्योंकि डॉग सुनते होते हैं उनके बाल झड़ते हैं, वो कहीं पर भी माइक्रो उसमें होता है, कुछ बड़े भी नहीं, कुछ आपको हवा पे भी वो कहते हैं घूमने। तो उनको उससे अब पता चला कि खांसी जो है ये, और उनकी इतनी बुरी हालत थी कि उनको हॉस्पिटलाइज करना था। अब स्वीकृति भी है, स्नेह भी है, लेकिन अब तो उसको उस घर में रखना उनके लिए दुविधा बन चुकी है कि हम क्या करें। वही वाला रीजन है कि बाहर छोड़ के आएंगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो अटैचमेंट भी है, क्योंकि पिटबुल को गर्मी बहुत लगती है, तो उसके लिए अलग से एसी वेसी सब कुछ होता है। अब उसे इतनी गर्मी में वो बाहर भी नहीं छोड़ सकते। अब वो घर में रहता है तो वो सास बार हॉस्पिटलाइज हो रही है, तो आप इस स्थिति को कैसे नहीं? मैं ये देखता हूँ प्रकृति के नियम का ही विरोध ही दुख है। मैं विरोध भी करता रहूं और दुखी भी नहीं रहूं, ये ऐसा होता नहीं है। एक चीज है ना, थोड़ा बता रहा हूँ, मैं अपने रिलेटिव के वहाँ गया, अविनाश भाई गए हुए, तो बैठना ना है, तो भाई साहब जो मेरे साथ युवाए नहीं थे, तो जैसे ही मैं पहुंचा, जाते ही वो पाल रखा था, वो बोले देखो उसी पापा आ गए, पापा आ गए, बाप ये वो पाल रखा है, मैं इससे तो देखो आ गया, देख क्या वो चले आए, ये सही है। चलो लंच करेंगे, मैं बहुत सी याद आएंगी, बहुत बातें, लेकिन वो टाइम नहीं है हमारा, फिर रह जाएंगे मेन मुद्दे जी। क्योंकि जैसे ही कोई घटना आता तो हमारी अपने वाली याद आ जाती है, फिर वो जोर मारती है। तो ध्यान रखें, हमारा मुख्य पर्पज है कि हम कोर में नियम को दिखा पाए। पहले हम अपने में ये देख पाए कि मेरी जो मन स्थिति है वो परिस्थिति से विचलित होती है। एक परिस्थिति में मैं स्वीकारता हूं तो नहीं हो रही, जिसको स्वीकार नहीं रहा उसमें हो रही है। पहले ये दिखा, फिर ये दिखा
वही परिस्थिति जिसको स्वीकार नहीं रहा था और विचलित था, अब उसी परिस्थिति में मैं विचलित नहीं हूं, क्योंकि अब वो स्वीकार पा रहा हूं। ऐसी कोई घटना याद आएगी तो वो दिखेगा, तो ये दिखेगा कि अब मैं उस परिस्थिति को अलग नजरिए से देखता हूं या मैं समझ पा रहा हूं। पहले समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ये दिखा, आपको ये दिख जाएगा, हमारी मन स्थिति परिस्थिति से नहीं, उस परिस्थिति को जिस नजरिए से देखती है उससे वो तय होती है। जिस दिन आदमी ने अपने में ये देख लिया, उस दिन से वो अपने सुख दुख की जिम्मेदारी अपने में देखने लगेगा और उसका ये क्वेश्चन बनेगा, वो नजरिया कहां से लाऊं जहां बड़ी बड़ी घटनाओं में भी मैं विचलित न हूं। चाय के बाद बताते हैं वो नजरिया। तो रोकना ऐसी जगह कि एपिसोड अगला कैसे